नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका रसायन विज्ञान का जो चैप्टर है अम्ल क्षार व लवण, अम्ल व क्षार लवण के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका पार्ट 1 रहेगा। और साइंस है और साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और अम्ल क्षार व लवण इस चैप्टर को एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि और इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और साथ में विज्ञान की भी तैयारी कराई जाती है। और जो कि टारगेट रखा गया है 2023 में 95% नंबर लाने का, और आपको 95% नंबर दिलाएंगे। 2023 में अगर आपको 95% नंबर लाने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहने का मतलब ये आपका पार्ट 1 रहेगा और आपका पार्ट जो 2 है वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। इसीलिए क्लास को थोड़ा ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चलिए पहले हम बात करेंगे कि अम्ल क्या है। चलिए पहले हम बात करेंगे कि अम्ल क्या है। चलिए कि अम्ल देखिए क्या है, आपको पहले सरल भाषा में समझाते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। चलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अम्ल किसे कहते हैं और इससे परिभाषा किस तरीके से पूछी जाएगी कि अम्ल किसे कहते हैं, और अम्ल के उदाहरण भी लिखो। चलिए अम्ल भी पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब कि H के ऊपर एक प्लस होता है तो हाइड्रोजन आयन कहेंगे, हाइड्रोजन धनायन देते हैं तो उसे हम अम्ल कहते हैं। चलिए ये अम्ल की परिभाषा हो गई कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते। चलिए इसके देखिए अब महत्वपूर्ण उदाहरण भी देख लेते। चलिए CH3COOH हो गया, CH3COOH हो गया। चलिए और देखिए यहाँ पर देखिए पहला जो उदाहरण है CH3COOH, फिर इसके बाद HNO3 और HCl। चलिए HCl है, ये अम्ल के उदाहरण हो गए। अब चलिए हम बढ़ते हैं कि हमारे जो उदाहरण है वो, और फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। चलिए क्षार देख लेते हैं, क्षार किसे कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है क्षार किसे कहते हैं। चलिए बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये बार बार पूछा जाता है कि क्षार किसे कहते हैं। चलिए क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड मतलब OH के ऊपर एक अगर हम माइनस लगा दें तो वो हमारा हाइड्रोक्साइड हो जाता है। चलिए हाइड्रोक्साइड देते हैं तो उसे हम क्षार कहते हैं। चलिए उसे हम क्षार कहते हैं। और जो इसके महत्वपूर्ण जो उदाहरण है, उदाहरण देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH हो गया, कि OH हो गया, NH4OH। चलिए इसमें देखिए सब में OH दिया है, जिसमें भी OH दिया जाए मान लीजिए वो हमारा क्षार कहलाएगा। और ये जो एग्जाम्पल है ये सब OH आयन दे रहे हैं, और देख लीजिएगा सब OH आयन दे रहे हैं। देखिएगा सोडियम, पहले अच्छा हम इसको ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देते हैं। चलिए हमने सोडियम NaOH लिया। अब देखिए यहाँ पर सोडियम के ऊपर धनायन होता है, देखिए सोडियम के ऊपर धनायन और प्लस OH के ऊपर ऋणायन होता है। चलिए ये क्या हो गया, ये हमारा क्षार हो गया। चलिए इसमें जिसमें OH आयन देता है, देखिए इसमें OH आयन दे रहा है तो ये हमारा क्षार हो गया। चलिए और हम बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि कुछ और फिर हमसे अलग से पूछा जाएगा कि अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलताएं। चलिए अम्लों क्षारों की प्रबलताएं पूछी जाएंगी। चलिए और अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता किसे कहते हैं, अभी आपको समझाएं कि जिन अम्लों तथा क्षारकों के, देखिए जिन अम्लों तथा क्षारकों के आयनन की मात्रा अधिक होती है उन्हें प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक कहते हैं। हमसे पूछी जाएगी कि अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता बताइए, तो हमको ये परिभाषा लिख देनी है। चलिए इस परिभाषा को जब हम लिखेंगे
तब हमको 2 अंक मिलेंगे। चलिए, काफी महत्वपूर्ण है कि जिन अम्लों तथा क्षारकों के आयनन की मात्रा अधिक होती है उन्हें प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक कहते हैं। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ें और अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता, और अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम महत्वपूर्ण उदाहरण लाते हैं कि इसके कौन कौन से हम किस तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, देख लीजिएगा। चलिए, कि प्रबल अम्ल, अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रबल अम्ल दिए जाएंगे। चलिए, यहाँ पर हमको कुछ प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अम्लों व क्षारों के उदाहरण। चलिए हम पे महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में बात करते हैं। और चलिए प्रबल अम्ल के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रबल क्षार के बारे में, और फिर हम बात करेंगे दुर्बल क्षार के बारे में। चलिए अब पहले बात करते हैं कि कौन कौन से प्रबल अम्ल हैं। चलिए, HCl जो है ये प्रबल अम्ल है, इसको HCl को प्रबल अम्ल कहेंगे, और H2SO4 को हम प्रबल अम्ल कहेंगे, और HNO3 को हम प्रबल अम्ल में रखेंगे। इन तीनों को हम प्रबल अम्ल में रखेंगे। चलिए, ये तीनों कौन है? ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। अब कौन कौन से ऐसे हैं जो दुर्बल अम्ल हैं? चलिए, H2S कौन है? H2S जो है ये दुर्बल अम्ल है। HCN कौन है? HCN भी दुर्बल अम्ल है। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि CH3COOH ये भी कौन है? ये भी दुर्बल अम्ल है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया है तो और आगे बढ़ते हैं कि प्रबल क्षार क्या है। प्रबल क्षार देखिए क्या है कि NaOH और KOH ये प्रबल क्षार कहलाएंगे। और फिर हम बढ़ते हैं NH4OH ये दुर्बल क्षार कहलाएंगे। चलिए इतना समझ में आ गया। और हमने इसमें बात की आपसे कि प्रबल तथा दुर्बल अम्लों व क्षारों के उदाहरण, और हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। कहने का मतलब है कि अम्लीय विलयन में उनका एक रंग होता है और फिर क्षारीय विलयन में जब होता है तो क्षारीय विलयन में उनका दूसरा रंग होता है। इतना ये समझाने के लिए कह रहा है। चलिए इतना समझना, बस इतना ही समझना है आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर कि नेक्स्ट क्या है कि अब चलिए लवण क्या होते हैं। अब देखिए आपको बात करते हैं कि लवण क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल उदाहरण देखिए। अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण के बारे में बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है लवण। चलिए लवण क्या है। चलिए लवण क्या है? अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त। जब हम अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अमोनिया है। अमोनिया एक कौन है? अमोनिया क्षारक है। अम्ल HCl क्या है? HCl एक अम्ल है। चलिए HCl एक अम्ल है और हमने कैसा अम्ल है ये HCl? HCl एक प्रबल अम्ल है जो अभी हम पढ़ा भी चुके हैं। चलिए HCl जो है प्रबल अम्ल है। चलिए जब हम इसका देखिए अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया, अब जब हम इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कराएंगे तो हमको लवण मिलेगा और यही हमारी होगी लवण की परिभाषा। चलिए हमको क्या प्राप्त हुआ? NH4। चलिए देखिए एक NH3 ये है, 3 H ये हो गए, एक H मिलकर NH4 हो गया, और Cl NH4Cl हमको ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अब चलिए इतना समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं और अब हम लवणों के वर्गीकरण की ओर चलते हैं। चलिए लवणों के वर्गीकरण और लवणों के जो वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे जो कि 6 प्रकार के होते हैं। और
चलिए सामान्य लवण के बारे में बात करेंगे पहले, और ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से हम 6 लवणों के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से 6 लवण हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चलिए, और देखते हैं कि पहले देखते हैं सामान्य लवण के बारे में बात करते हैं। चलिए, वे सरल लवण जिनमें, चलिए लिख रहे स्टार्ट करें। वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन या OH आयन, मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन ना हो और ना ही OH आयन हो, चलिए तो उसे हम सामान्य लवण कहेंगे। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं कि चलिए वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय H आयन या OH आयन नहीं होते। चलिए H आयन ना हो और ना ही OH आयन हो, ये कह रहा है उस सामान्य लवण। चलिए देखते पहले NaCl। चलिए NaCl हो गया, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं NaCl। चलिए इसमें क्या H आयन, इसमें ना तो H आयन है और ना ही इसमें OH आयन है। चलिए इसमें दोनों नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, ये सामान्य लवण हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 भी दिया है हमको। चलिए KNO3 को भी देख लेते हैं, KNO3 को देख लेते हैं। चलिए K दिया है और NO3 दिया है। चलिए इसमें ना तो हाइड्रोजन आयन है और ना ही हाइड्रोक्साइड है। चलिए इसमें दोनों नहीं है, इसीलिए ये भी हमारा सामान्य लवण है। इसलिए यही हमसे कह रहा है इसमें कि वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन या फिर OH आयन नहीं होते सामान्य लवण कहलाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए नंबर 2 क्या है। इसी तरीके से हम 6 महत्वपूर्ण लवणों के बारे में बात करेंगे, और जो सेकंड जो लवण है हमारा अम्लीय लवण। चलिए अब अम्लीय लवण की परिभाषा किस तरीके से बनेगी, चलिए हम आपको ये समझाते हैं कि वे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, चलिए सिर्फ उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, वो हमारे अम्लीय लवण बन जाते हैं। चलिए इसके देखिए पहले उदाहरण किस तरीके से, पहले हम आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि अम्लीय लवण का उदाहरण किस तरीके से बनेगा। चलिए यहाँ पर दिया है NaH, ये देखिए NaHSO4। चलिए इसमें देखिए अगर इसमें NaH आयन अगर हमको दिख रहा है तो हमारा अम्लीय लवण हो जाएगा। ये हमने आपको समझा दिया है, और हमने आपको अम्ल की परिभाषा भी लिखाई है कि जो H आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो कौन कहलाते हैं, जल्दी से कमेंट में करके बताएं। वो क्षारकीय लवण कहलाते। चलिए इसमें देखिए नेक्स्ट जो आंसर देखिए इसमें क्षार दिया है। अब देखिए क्षार दिया है, क्षारकीय लवण किसे कहते हैं, वे लवण जिनमें OH आयन होते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं। देखिए इसमें भी OH आयन है, ये इसमें भी OH आयन है, इसमें भी OH आयन है। चलिए ये हमारा एक सूत्र अलग हो गया है, और ये देखिए हमारा एक सूत्र अलग हो गया है। चलिए एक ये भी देखिए अलग है। अब देखिए ये 3 सूत्र दिए गए हैं हमको, इसमें एक ये OH आयन दिया, एक OH आयन ये, एक OH आयन ये, तो इसीलिए हम इसकी गिनती किसमें करेंगे, क्षारकीय लवण में करेंगे, क्योंकि ये हमसे पूछा जाता है, 6 नंबरों का पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। और सिर्फ आपसे लवणों का जो वर्गीकरण है, लवणों का वर्गीकरण ये आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए कहेगा कि लवण के प्रकार के लवण की परिभाषा लिखो और लवण के प्रकार भी लिखिए। पहले आपको लवण की परिभाषा और फिर उसके लवण का वर्गीकरण करो, तब आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4 देखिए क्या है, मिश्रित लवण आ गया। चलिए देखिए मिश्रित लवण आ गया है, और मिश्रित लवण के बारे में बात करते हैं हम कि वे लवण जिनमें, चलिए वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन, क्या बात है रे, कि वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहते हैं। मतलब किसमें, उसमें एक से अधिक धनायन हो और या फिर एक से अधिक ऋणायन हो, तो उन्हें मिश्रित लवण कहेंगे। आया होगा समझ में। अब नेक्स्ट देखिए इसका उदाहरण क्या होता है कि NaKSO4 Ca कोष्टक में OCl और Cl। चलिए ये हमारे कहलाते हैं क्या, मिश्रित लवण।
और जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो आपका चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, ये आपको चैप्टर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पूरा का पूरा ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक हम आपकी इसमें तैयारी करा रहे हैं। कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं कि द्विक लवण किसे कहते हैं। चलिए द्विक लवण किसे कहते हैं कि दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। चलिए आया होगा समझ में कि दो सरल लवणों के मतलब हमको दो सरल लवण मिले हैं कि जी, फिर उसके बाद फिर उसके जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। चलिए और इसका भी उदाहरण भी देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए K2SO4.Al2SO4 का होल 3.24H2O, काफी बड़ा सूत्र है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ये किसका सूत्र है, जल्दी से कमेंट में करके बताएं। 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से कमेंट में करके बताएं कि ये जो सूत्र है ये किसका सूत्र है। चलिए ये किसका सूत्र है, हमसे ये पूछा जाता है कि फिटकरी का सूत्र लिखिए। चलिए फिटकरी का सूत्र लिखिए और फिटकरी के 2 उपयोग भी लिखिए। चलिए तब हमसे 4 नंबर का पूछा जाता है, तो ये सूत्र है आपका फिटकरी का सूत्र होगा, लिख लें बगल में। और काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लिखा रहे हैं फिटकरी, क्योंकि महत्वपूर्ण है इसीलिए हम ये लिखा रहे हैं, आप भी लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि संकर लवण किसे कहते हैं। और चलिए संकर लवण वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। चलिए आया होगा समझ में कि संकर लवण किसे कहते हैं, बताइए। कि वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं तो उन्हें संकर लवण कहते हैं। और इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा, K4, उदाहरण इसका है K4 अधिक कोष्टक में Fe, फिर एक छोटा कोष्टक लगाएंगे Cn और फिर उसके बाद 6 है, फिर बड़ा कोष्टक ऐसे बन गया है। ये देखिए काफी महत्वपूर्ण है और हमने 6 महत्वपूर्ण लवणों के बारे में बात किया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं कि अम्लों के सामान्य गुण। चलिए अम्लों के सामान्य गुण हमसे पूछे जाएंगे और फिर क्षारों के सामान्य गुण पूछे जाएंगे। चलिए क्योंकि इनको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अम्लों के सामान्य गुण इस प्रकार हैं। चलिए और हमसे पूछा जाएगा कि अम्ल क्या हैं और इनके 2-2 गुण भी लिखिए, 2-2 सामान्य गुण लिखिए, इस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कि अम्ल अपनी प्रभाव से क्या करते हैं। अम्ल लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। चलिए काफी इम्पोर्टेंट है ये कि अम्ल अपने प्रभाव से, जब अम्ल का जब प्रभाव पड़ता है तो वो अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है। अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। और एक अम्ल की परिभाषा यहीं से भी बन सकती है कि अम्ल की परिभाषा पूछी जाए तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये हम लिख सकते हैं। चलिए और देखते हैं आगे कि अम्ल क्या करता है। अम्ल नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं। चलिए अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं। और फिर और आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है कि अम्ल जल में विलय होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये अम्लों के गुण हैं। फिर हम बात करते हैं क्षारों के समान गुण। चलिए फिर हम बात करते हैं क्षारों के समान गुणों के बारे में बात करते। पहले इतना स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। चलिए अभी इसका एक और गुण है और अम्लों का एक और गुण भी रह गया है कि अम्ल जिंक, मैग्नीशियम आदि से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। चलिए जिंक क्या करते हैं कि अम्ल क्या करते हैं। अम्ल जैसे कि आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। चलिए, जैसे कि हमने जिंक लिख दिया और फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया और यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। चलिए, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। ये एक और एग्जाम्पल है उसका, सामान्य गुण है अम्ल का। चलिए और देखते हैं क्षारों के सामान्य गुण। अब हम बात करेंगे क्षारों के सामान्य गुण और यहाँ से जो आपका ये चैप्टर है पार्ट 1 आपका खत्म हो जाएगा और फिर हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 2। और नेक्स्ट क्लास में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 लाएंगे, वो इससे और भी महत्वपूर्ण होगा। उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अभी जो आपका ये चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण, अभी आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, A to Z तैयारी कराएंगे। चलिए, क्षारों के सामान्य गुण देखिए क्या है। इनका स्वाद जो होता है वो तीखा होता है और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। चलिए, क्षारों से क्या होता है, इनका जो स्वाद जो होता है तीखा होता है और ये जलन उत्पन्न करते हैं। चलिए अब देखिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर 2 क्या है, ये जल में विलेय होते हैं। चलिए, ये जो होते हैं ये जल में विलेय होते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि क्षार क्या करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा फिनाल्फथैलीन के साथ, क्षार फिनाल्फथैलीन के साथ कैसा रंग देते हैं, तो क्षार फिनाल्फथैलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। चलिए, क्षारों के समान गुण भी हो गए हैं। और अब देखिएगा कि यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्टों की जो तैयारी है वो बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान आदि इन सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है। और जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी आपको जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आपका हुआ है अभी कंप्लीट, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 में हम अभी इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे।